नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है छोटी बहू वो घर की बड़ी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपना हाथ पाँव खुद चलाओ और खाओ। तुम्हें किस बात की कमी है इस घर में मेघा, जो तुम जॉब करने की बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अमित मेघा की जिद को देखकर कहता है। अच्छा, तो फिर साक्षी कैसे कर रही है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या उस पर ये नियम लागू नहीं होता? क्या सिर्फ मुझ पर ही इस घर के नियम कायदे लागू होते हैं? गुस्से में मेघा कहती है। मेघा वो शादी से पहले से करती आई है जॉब, और तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग। और तुम? हा हा हा, मुश्किल से ग्रेजुएशन, और वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी भी हो या यूं ही डिग्री लेकर बैठ गई और जॉब करने की बात कर रही हो। ऐसा कहकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है अमित। फिर कहता है, ऐसे भी तुम्हें कोई काम तो देने वाला नहीं है, और गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हज़ार कमा लोगी, और इन 2 पैसों से क्या उखाड़ लोगी मेघा? घर तो आखिर मेरे पैसों से ही चलेंगे ना। बड़ी आई दुनिया में दूसरों से बराबरी करने वाली। चुपचाप बच्चे संभालो और चूल्हा चौका देखो। ये जॉब वॉब तुम्हारे बस का नहीं है। पुरुषत्व अहंकार भर कर कहता है। अमित की ऐसी बातें मेघा को चुभ जाती हैं, पर आज उस चुभन को मेघा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली थी, क्योंकि बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट किया जाता था। इसलिए वो जोर आवाज में कहती है, मैं तो अब नौकरी ज़रूर करूंगी और पैसे भी कमा कर दिखाऊंगी। और रही बात 2 पैसे या 4 पैसे कमाने की, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखेगी कि मैं कितना कमा रही हूँ, बल्कि ये मायने रखती है कि मैं इस छोटे से कमाए पैसे से खुश रहूंगी या नहीं। दूसरी बात, मुझे बार बार हर छोटी चीज़ के लिए कम से कम आपके सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, और ना ही आपकी जली कटी सुननी पड़ेगी। देखो मेघा, तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। एक बार मैंने मना कर दिया ना, तो बस। तुम नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी, और हाँ, माँ बाबूजी भी तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए ख्वाब देखना बंद करो और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। क्यों ख्वाब नहीं देखेगी और क्यों नहीं नौकरी करेगी मेघा? और ये तुझे किसने कह दिया कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती? जब साक्षी जॉब कर सकती है तो मेघा क्यों नहीं? मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, इसलिए अब से मेघा भी नौकरी करेगी। ऐसा कहकर रोहिणी जी मेघा के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, मेरा आशीर्वाद और साथ हमेशा तेरे साथ रहेगा बहू। सास के बदले रंग को देखकर मेघा को बहुत आश्चर्य होता है, जो आज तक कभी उसका साथ नहीं दे पाई, वो आज कैसे उसके साथ खड़ी हो गई। उसे आज भी याद है, जब शादी के कुछ महीनों बाद नौकरी करने की बात कही थी तो कैसे अपने सास वाले तेवर में साफ साफ इनकार कर दिया था, और आज बिना कुछ कहे मान गई। यही बात मेघा को हजम नहीं हो रहा था। इसलिए रात को जब रोहिणी जी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तब मेघा रोहिणी जी का पैर दबाने आती है, और फिर पैर दबाते दबाते अपने दिल की बात को रोहिणी जी के सामने रख देती है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछना बहू, क्या बात है? माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी तब तो आपने साफ मना कर दिया था नौकरी करने के लिए, फिर आज इतने सालों बाद आपने हाँ क्यों कहा? रोहिणी जी को ये पता था कि मेघा ये सवाल लेकर उसके पास जरूर आएगी, इसलिए वो उठकर बैठ जाती हैं और मेघा के गाल को प्यार से छूते हुए कहती हैं, बड़ी बहू, मुझे भी तेरा दर्द दिखता है जब तू अमित से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती है, और उसका यूं खींचते हुए पैसे देना मुझे कहीं ना कहीं चुभ सा जाता है। फिर तू जब साक्षी को उसके कमाए पैसे खुद पर खर्च करके देखती है, तब तेरी आंखों में अपनी इच्छाओं को दबाते भी देखा है। उसी तरह जब तेरी तुलना सभी साक्षी के साथ करते हैं तो भी मेरा मन अंदर से दुखी हो जाता है। तू दिन भर सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, घर का, हमारा, अपने बच्चों का, साक्षी के छोटे विवान का, यहाँ तक कि साक्षी के हिस्से का काम भी खुद के जिम्मे ले लेती है। तब मन और कचोटता है मेरा, और मुझे तेरे लिए काफ़ी दुख होता है मेघा। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहे, तू सबके बारे में सोचती रहे, पर तेरे बारे में कोई नहीं सोचे। और तू भी शायद यही सब सोच कर शादी के इतने सालों बाद नौकरी करने का फैसला ली होगी। तुझे पता है बहू, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब तक मैं अकेली थी तब तक सब ठीक था, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर जैसे जैसे मेरी देवरानियां ब्याह कराने लगी वैसे वैसे मेरी तुलना उन सब से होने लगी।
कभी पैसे में तो कभी कपड़े लत्ते में, तो कभी समझदारी में, तो कभी रूप रंग में, और हर बार मुझे ही कम आंका जाने लगा, जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। यहाँ तक कि तेरे ससुर जी भी बिल्कुल अमित के जैसे ही बात करते थे, मुझे हमेशा दूसरों की तुलना में कम आंकते थे। उस समय मेरा भी मन बहुत दुखता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकी। आखिर बड़ी बहू जो थी उस घर की, तो मन मार कर जीने की आदत सी हो गई थी। पर तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी बहू, ये वादा रहा। कहते कहते रोहिणी जी की आंखें सजल हो जाती हैं, फिर लंबी सांस लेते हुए कहती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने सहा वो मेरी बहू भी सहे। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए तू अपनी मन मुताबिक नौकरी ढूंढ ले और सबको दिखा दे कि तू किसी से कम नहीं है। भले ही तू 2 पैसे ही कमाए, पर शान से तो जिएगी ना, यूं दुत्कार तो नहीं सहना पड़ेगा तुझे। रोहिणी जी के दिल की बात सुनकर मेघा के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो रोहिणी जी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहती हैं, माँ जी, आज से पहले तक मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था। ओह, मैं कितनी गलत थी माँ जी। मैंने कैसे सोच लिया कि आप भी पूरे परिवार की तरह मुझे बेवकूफ़, नासमझ, अनपढ़ समझती हैं। पर आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका और हमदर्द निकली। कितना सोचती हैं आप मेरे बारे में माँ जी, शायद मेरी सगी माँ भी इतना नहीं सोच पाती। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर मेघा रोहिणी जी के गले लग जाती है, और जैसे ही मेघा रोहिणी जी के गले लगती है, वैसे ही उसकी नज़र वहाँ रखी तस्वीर पर जाती है, और अचानक उसकी खुशी वाला चेहरा उतर जाता है और मायूस होते हुए कहती है, पर माँ जी, क्या बाबूजी तैयार होंगे इसके लिए? ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगी। अपने लिए ना सही, पर तेरे लिए ज़रूर लड़ने को तैयार हूँ। इसलिए तू चिंता मत कर और कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं पहले ही नौकरी के लिए इस्तेहार दे रखी थी, इसलिए कल ही मुझे एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की शिक्षिका के जॉब ऑफर मिला है, और सैलरी भी 12,000 है। और माँ जी, वो कल से ही ज्वाइन करना है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। काम का काम भी और घर भी संभल जाएगा। इससे बेहतर तो कोई नौकरी हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे लिए बहू, आत्मसम्मान भी, पैसे भी और इज्जत भी बहुत ज़रूरी है। जुग जुग जियो बहू। अब से साक्षी भी घर के आधे काम करेगी, और अब उसके पास नौकरी जैसे शब्द का बहाना भी नहीं रहेगा, और ना ही उसे किसी का सपोर्ट ही मिलेगा। ऐसा कहकर रोहिणी जी मेघा को कहती हैं, अब तू जा बहू, आराम कर ले, तुझे कल से काम पर भी तो जाना है। जी माँ जी, कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल साक्षी की शादी को 4 साल हुए थे, और वो जब से इस घर की बहू बनकर आई थी, तब से घर के सभी लोग उसे बहुत तवज्जो देने लगे थे। घर के हर राय विचार में उसकी भी सहमति ली जाती थी, यहाँ तक कि ससुर जी की लाडली बहू थी। अमित भी अक्सर मेघा के पास उसकी शैक्षणिक योग्यता देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता, और वो थी कि 24 घंटे बस अपने झूठे मूठे काम में व्यस्त रहती। इसलिए सुबह से रात तक सारे घर के काम मेघा के जिम्मे आ जाता। खैर, रात यूं ही बेसब्री से निकल जाता है और सुबह हो जाता है। मेघा सुबह तड़के उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है और सबका टिफ़िन पैक करती है। फिर दोनों बच्चों को उठाकर तैयार करती है और खुद भी तैयार होती है, जिसे देखकर अमित मन ही मन बुदबुदाते हुए कहता है, हो लो, जितना मर्जी उतना तैयार हो जाओ। पर जब बाबूजी रास्ते में रोड़े अटकाने लगे, तब समझ आएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस लायक है। ऐसा सोचते हुए अमित अपना बैग लेकर बाहर निकलता है, और मेघा भी उसी के पीछे पीछे बच्चों को लेकर बाहर आने लगती है कि तभी मेघा के ससुर कमल जी भी आ जाते हैं, और मेघा को देखकर कहते हैं, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो बहू? बच्चों के स्कूल में कुछ है क्या? ससुर के प्रश्न के आगे पल भर के लिए मेघा मूक बन जाती है, और जैसे ही कहने के लिए अपना मुंह खोली कि तभी वहाँ रोहिणी जी आ जाती हैं और कहती हैं, बच्चों के स्कूल में कुछ भी नहीं है, बस वो बड़ी बहू को स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी मिली है, तो आज से ज्वाइन कर रही है, इसलिए काम पर जा रही है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। बड़ी बहू, अभी के अभी अंदर जाओ। 2 पैसे की टीचर की नौकरी करके हमारे घर की इज्जत को पानी में मिलाने जा रही हो। छोटी बहू को देखकर तुम्हारे पर निकल रहे हैं। अरे वो आज की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती है। पर बड़ी बहू, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी तुम आज तक हम सब पर ही निर्भर हो।
क्योंकि तुम्हारे पास ना ज्ञान है और ना ही दुनियादारी की समझ है। और जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है वो दुनिया से बराबरी करने चली है। फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कमल जी कहते हैं, मैंने कहा न बड़ी बहू, अभी के अभी अंदर जाओ। कमल जी के इतना कहने पर भी मेघा वहीं खड़ी रही। आज वो वापस अंदर जाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाई थी। इसलिए वो बिना डरे कहती है, बाबूजी, आज तक मैंने वही किया जो सभी ने चाहा, पर आज मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। और हाँ बाबूजी, मेरी चुप्पी का मतलब कतई ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, नासमझ हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बल्कि ये मेरे संस्कार हैं जो आज तक सिर झुकाकर सबकी बात मानती आई। अगर मैंने दुनियादारी की समझ दिखाई ना तो ये घर अभी के अभी टूट जाएगा बाबूजी। अपनी देवरानी साक्षी की तरफ नज़रें डालकर मेघा कहती है। फिर अपने पति, जो काफ़ी देर से मेघा को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसकी तरफ देखकर मेघा कहती है, आज जो मेरे पति निश्चिंत होकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उसकी वजह भी तो मैं ही हूँ। अगर मैं इनकी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई होती तो इन्हें इतनी आज़ादी नहीं मिलती। और इन सब के बदले अगर मैंने आज अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो क्या बुरा किया बाबूजी? क्यों घर की छोटी बहू को हर चीज़ की आज़ादी दी जाती है और बड़ी बहू पर पाबंदियाँ लगाई जाती है? बोलिए बाबूजी, क्यों हर बार मेरी तुलना छोटी से की जाती है और फिर मुझे भला बुरा कहा जाता है? क्यों नहीं कभी साक्षी को मेरे द्वारा किए गए काम से तुलना की जाती है? अगर वो बाहर काम करती है तो मैं भी तो 24 घंटे घर का काम करती हूँ और उससे कई गुना ज़्यादा काम करती हूँ, पर किसी को नहीं दिखता मेरे द्वारा किया गया काम। अगर बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा ये मौका? बताइए बाबूजी। मेघा के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए कमल जी सिर झुकाए अंदर चले जाते हैं और अमित, साक्षी और उसका पति शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। और रोहिणी जी अपनी बड़ी बहू की बलाएं उतारते हुए कहती हैं, वाह बड़ी बहू, आज तो तूने सबकी बोलती बंद कर दी। आज तूने साबित कर दिया कि तेरी भी कुछ अहमियत है। जा बेटा, नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। फिर रोहिणी जी मेघा को दही शक्कर खिलाती हैं और मेघा रोहिणी को पैर छूकर प्रणाम करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नए सफर पर निकल जाती है दुनिया से बराबरी करने। मेघा को देखकर आज रोहिणी जी बहुत खुश थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की जंग जीत गई हों। जो काम वो नहीं कर पाई आज बड़ी बहू ने वो करके दिखा दिया और इसका असर कमल जी पर भी साफ साफ दिख रहा था। वो आज रोहिणी जी से भी नजरें मिलाने में कतरा रहे थे। कहीं ना कहीं मेघा के शब्द उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि उन्होंने रोहिणी जी के साथ भी बहुत गलत बर्ताव करते आए हैं। इसलिए वो रोहिणी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, रोहिणी, मैं कितना गलत था, आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। जिस प्रकार मैं तुम्हें हमेशा अपनी गिरफ्त में रखा, ठीक उसी प्रकार बड़ी बहू भी हम सबकी गिरफ्त में थी। मुझे कभी दिखा ही नहीं कि घर की बड़ी बहू के भी कुछ अरमान होते हैं, उसकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, उसे भी सबके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसे भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए जो अन्य सभी बहुओं को मिलता है। पर मैंने आज तक क्या किया? बड़ी बहू के हिस्से सारी जिम्मेदारी दे दी और छोटी बहू को हद से ज़्यादा सिर पर बैठा दिया। उसके हर सलाह मशविरों को तवज्जो दिया और बड़ी बहू से कभी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसी तरह आपके साथ भी यही करता आया। मैं आपके आत्मसम्मान को गिराता रहा और आत्मविश्वास को तोड़ता रहा, सबके सामने आपको छोटा बनाकर, और आप खुद के मन को मारकर और खुद को तोड़कर समझौता करती गई। आज तक जो आपके साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए रोहिणी जी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। रोहिणी जी का हाथ अपने हाथ में थामकर कमल जी कहते हैं, बड़ी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। शादी के 50 साल बाद कमल जी को पहली बार अपनी गलती का एहसास होते देखकर रोहिणी जी कहती हैं, 50 सालों का जख्म है जी, इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला है। खैर देर से ही सही, पर इस बात का एहसास तो हुआ आपको। वो तो भगवान का शुक्र है कि बड़ी बहू ने आपके आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार फेंका, वरना तो आप जैसे इंसान को कहाँ दिखता है हम औरतों का दर्द। ऐसा कहकर रोहिणी जी अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। शाम होने को था, अभी सबके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया।
सबसे पहले मेघा खुशी खुशी घर लौटती है और आते ही सासू माँ से लिपट जाती है और कहती है, थैंक यू माँ जी, आज आपके मार्गदर्शन के कारण ही मैं अपने सपनों में पंख लगा पाई। अगर आप हिम्मत नहीं दी होती तो शायद मैं लड़खड़ा जाती, पर आपके साथ ने मेरे हौसलों में रंग भर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। अभी सास बहू की बातचीत चल ही रही थी कि साक्षी घर आ जाती है और आते ही कहती है, बड़ी भाभी जरा चाय और पानी मेरे कमरे में लेकर आइए ना, वो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी भी ले ली। प्लीज़ भाभी जल्दी से ले आइए ना। ऐसा कहते हुए साक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि कमल जी कहते हैं, छोटी बहू आज से घर में सब अपना अपना काम करेंगे, जिसे चाय पीना है, जिसे नाश्ता करना है, वो अपना हाथ पैर खुद चलाए और खाए, क्योंकि इस घर में कोई भी किसी का नौकर नहीं है। सब इस घर में उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि तुम बाहर जाकर। और हाँ, अब से तो बड़ी बहू भी बाहर जाकर काम करती है, तो फिर घर के सारे काम बड़ी बहू के जिम्मे क्यों छोटी बहू? इसलिए आज से दोनों के काम जिम्मेदारियां बराबरी के होंगे। ठीक है छोटी बहू? और हाँ छोटी बहू, चाय बनाना तो सभी के लिए, क्योंकि बड़ी बहू भी काम पर से आई है, थकी होगी, इसलिए उसके कमरे में जाकर पहुँचाया ना। कमल जी के मुंह से पहली बार ऐसा सुनकर साक्षी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब तक तो उसका सिर दर्द भी गायब हो चुका था। जिस बात का उसे सबसे ज़्यादा घमंड था आज उतर चुका था, इसलिए जी बाबूजी कहकर अपने कमरे में चली जाती है और चेंज कर गुस्से से रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। साक्षी जैसे ही चाय बनाकर बाहर आती है, वैसे ही अमित और साक्षी का पति कुणाल भी आ जाता है और आते ही उन दोनों की नज़र साक्षी के हाथों में पकड़े चाय की ट्रे पर जाती है। साक्षी के उतरे चेहरे से इन दोनों को इतना तो पता चल ही गया है कि घर का माहौल कुछ बदला बदला है। जहाँ कभी साक्षी की जगह मेघा होती थी, आज वहाँ साक्षी है। खैर, अमित और कुणाल अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अमित जैसे ही कमरे में जाता है, वैसे ही उसकी नज़र मेघा पर पड़ती है। वो बेड पर बैठकर चाय पी रही थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीर साफ साफ दिख रही थी। आज जो कुछ भी सुबह से हो रहा था वो अच्छा ही अच्छा हो रहा था मेघा के साथ, इसलिए अमित भी शांति से अपने सामान जगह पर रखा और मेघा के पास आकर बैठ जाता है और आहिस्ते से कहता है, आई एम सॉरी मेघा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुमने तो एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया मेघा। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ साक्षी है और जहाँ साक्षी को होना चाहिए वहाँ तुम हो। मानना पड़ेगा मेघा, इसी बात पर कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पिला दो। आखिर पुरुष वाला अहंकार जो था अमित के पास, वो इतनी जल्दी उतरने वाला कहाँ था। पर मेघा भी अब बदल चुकी थी, इसलिए तो उसने कहा, सॉरी पतिदेव, चाय का पतीला और प्याज रसोई में पड़े हैं, कृपया अपना हाथ चलाएं और खुद पका लें। वो क्या है ना, आज काम का पहला दिन था तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। ऐसा कहकर मेघा अपने काम में व्यस्त हो जाती है और अमित मुंह देखता रह जाता है। बहुत से घरों में लोग बाहर काम करने वाली महिलाओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन घर का काम भी कम नहीं होता है। एक हाउसवाइफ को भी रोज़मर्रा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती हैं, जिसे हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए। मेघा का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।